So, dear students, in the History of Economic Doctrine paper, the next topic is Physiocracy, प्रकृतिवाद। वाणिज्यवाद के पश्चात प्रकृतिवाद मुख्य रूप से 18वीं शताब्दी के आरंभ का संप्रदाय था और यह प्रभावशाली फ्रेंच संप्रदाय मुख्य रूप से 1750 से 1785 के बीच विश्व में अपनी प्रासंगिकता बनाए रखता रहा। 1750 से 1785 एक बहुत ही अल्प अवधि के लिए ये विचार प्रासंगिक रहे और इनका प्रादुर्भाव फ्रांस में हुआ। दो मुख्य कैने और तुर्गो, ये दो ऐसे अग्रणी थे जिन्होंने इस विचारधारा को विकसित किया और इसके विभिन्न नियमों और सिद्धांतों की चर्चा की। 18वीं शताब्दी के मध्य में प्रकृतिवाद कृषिगत प्रणाली के रूप में जाना गया। प्रकृतिवाद शब्द से तात्पर्य प्रकृति का नियम है। प्रकृतिवाद वाणिज्यवाद और वाणिज्यवाद की विचारधाराओं के विरुद्ध एक प्रतिक्रिया के रूप में सामने आता है। एक प्रतिक्रिया के रूप में परिभाषित किया जा सकता है, क्योंकि प्रकृतिवादियों का यह विश्वास था कि राष्ट्रों को वाणिज्यवादियों की नीतियों से लाभ की तुलना में हानि ज़्यादा उठानी पड़ी है। इसीलिए उन्होंने वाणिज्यवादी नीतियों के विरुद्ध एक प्रकार से एक विद्रोह किया। ऐतिहासिक क्षेत्र में अगर हम देखें तो प्रकृतिवाद या फिजियोक्रेसी के उदय के उत्पन्न होने के कई कारण हैं। आर्थिक, राजनीतिक, सामाजिक और अन्य। जैसे फ्रांस ने 1750 में प्रकृतिवादी विचारों के उद्भव में बड़ा अनुकूल वातावरण प्रदान किया था। फ्रांस में ऐसी परिस्थितियां थीं जिनकी वजह से प्रकृतिवादी विचारधारा को एक बहुत ही अनुकूल और माकूल अवसर मिला अपनी बातों को, अपने सिद्धांतों को स्थापित करने का। जैसे नंबर 1, हम कह सकते हैं कि वास्तव में जो प्रकृतिवाद है वो फ्रांस वासियों का वाणिज्यवाद के विरुद्ध एक विद्रोह था। फ्रांस के प्रसिद्ध वित्त मंत्री कोलबार्ट के समय में वाणिज्यवाद अपने शिखर पर पहुंच गया था और जैसा कि वाणिज्यवादी विचारधाराओं में था, कृषि की उपेक्षा और देश के अंदर अत्यधिक सरकारी कंट्रोल, मैक्सिमम गवर्नमेंटल रेगुलेशन। इसलिए एक ऐसे सिद्धांत की जरूरत भी थी, आवश्यकता भी थी, जो ये बता सके कि वाणिज्यवादी नीतियां राष्ट्र की प्रगति एवं भविष्य के लिए अनुकूल नहीं है। प्रकृतिवादियों ने वाणिज्यवाद पर जो प्रहार किया, इन चीजों ने उसके लिए एक सैद्धांतिक आधार दिया। दूसरी बात, फ्रांस की तत्कालीन जो कर प्रणाली थी वह अयोग्य, अनुचित और कम कर देने वाली, उच्च वर्ग एवं
अन्य समृद्ध लोग जो 2/3 भूमि के मालिक थे प्रत्यक्ष कर से मुक्त थे। गरीबों पर कर का दबाव अधिक था। ऐसे में यह व्यवस्था निश्चित रूप से विद्रोह का एक प्रमुख कारण बनती है। फ्रांस सरकार के अगर हम वित्तीय स्थिति को देखें तो वित्तीय स्थिति अच्छी नहीं थी। अनावश्यक युद्ध, राजा लुई 14 और 15 इनके विलासितापूर्ण जीवन पर जो खर्च थे, सरकार एक प्रकार से दिवालिया थी। कर्ज लेने बढ़ने लगे थे, कर्ज लेने शुरू हो गए थे, वित्तीय स्थिति खराब। फ्रांस के किसान जमींदारों आदि से शोषित होते थे। जमींदार उत्पादन का बड़ा हिस्सा लेते थे। सरकार किसानों पर भारी कर लगाती थी। कृषिगत वस्तुओं का भी बाजार अत्यधिक नियंत्रित था, क्योंकि वाणिज्यवाद औद्योगिक वस्तुओं के पक्ष में थे। दूसरी ओर फ्रांस की सामान्य आर्थिक दशा भी प्रतिकूल थी। ब्रिटेन ने जहां पहले ही यह बात समझ ली थी कि कृषि के बदले व्यापार और उद्योग के विकास की नीति गलत है, इंग्लैंड में कृषि क्रांति शुरू हो चुकी थी और इस बात ने फ्रांस में भी इसी विचारधारा को बल दिया और फ्रांस में भी कृषि केंद्रित विचार बढ़ने लगे। फ्रांस में भी कृषि की ओर ध्यान केंद्रित हुआ। अब परिवर्तनों में जो तत्कालीन फ्रांस की स्थितियां थी देखें तो अन्य शक्तियां भी कार्य कर रही थीं जो प्रकृतिवाद के उदय के लिए उत्तरदायी थीं। राजनीतिक एवं नैतिक दार्शनिकों ने धन की बजाय व्यक्ति की महत्ता पर बल दिया। उनका कहना था कि व्यक्ति अवश्य ही अध्ययन का केंद्र होना चाहिए। एरिक रोल ने कहा है अपने विश्लेषण में कि वाणिज्यवादी विचारधारा थी वो एक साधारण विचारधारा थी जिसमें केवल विदेशी व्यापार को बढ़ाने पर बल दिया जाता था, किंतु प्रकृतिवादियों ने थोड़ा व्यापक सोचा। उन्होंने विभिन्न आर्थिक क्रियाओं एवं उनके संबंध को माना। प्रकृतिवादी प्रणाली में सभी सामाजिक साधन जैसे उत्पादन एवं वितरण आदि एक दूसरे से जुड़े हुए थे। हम कह सकते हैं कि प्रकृतिवादी जो विचारधारा थी, प्रकृतिवादी जो संप्रदाय है, वो एक रिफॉर्मर था, वो एक सुधारक था। उसने पहले की व्यवस्था में यानी कि वाणिज्यवादी व्यवस्था में एक सुधार देने की कोशिश की। फिजियोक्रेट्स या प्रकृतिवादियों के प्रमुख सिद्धांतों को यदि हम देखें कि उन्होंने आर्थिक साहित्य में, इकोनॉमिक लिटरेचर में कौन कौन सी चीज़ें कंट्रीब्यूट की, क्या क्या उन्होंने योगदान दिए, तो प्रकृतिवादियों के जो आर्थिक योगदान हैं उसमें जो पहला सिद्धांत या पहला योगदान है वो है उनके द्वारा नेचुरल ऑर्डर या प्राकृतिक व्यवस्था को मानना। प्राकृतिक व्यवस्था का सिद्धांत, नेचुरल ऑर्डर, यहाँ प्रकृतिवादियों ने प्राकृतिक व्यवस्था को सर्वोपरि माना। प्रकृतिवादी प्रणाली का सार उसकी प्राकृतिक व्यवस्था के योगदान में निहित है। प्रकृतिवादियों का मानना था कि प्राकृतिक व्यवस्था वो व्यवस्था है जो ईश्वर द्वारा स्थापित है और यह मानव के कल्याण के लिए एक आदर्श व्यवस्था है। यह सार्वभौमिक है, अपरिवर्तनीय है, यूनिवर्सल है, गॉड गिफ्टेड है, भगवान ने दी, ईश्वर ने दी है। यह प्राकृतिक रूप से हमको दी गई व्यवस्था है। प्रकृति के नियम ईश्वर की इच्छा की अभिव्यक्ति है। जो नेचुरल ऑर्डर, जो नेचुरल रूल्स, जो नेचुरल लॉज हमको दिए गए हैं वो गॉड गिफ्टेड हैं।
हम कह सकते हैं कि वह ईश्वरीय सत्ता की सोच है और उसके द्वारा तैयार किए गए हैं। इसीलिए प्रकृतिवादियों का मानना था कि इस तरीके के जो प्राकृतिक नियम हैं, इनको खोजना, इनको समझना मानव का प्रथम कर्तव्य है। नेचुरल ऑर्डर क्या है, इसको जाने, इसको समझें, यह मनुष्य का पहला कर्तव्य है। और मनुष्य का दूसरा कर्तव्य है इस प्राकृतिक व्यवस्था के अनुसार रहना। नेचुरल ऑर्डर क्या है उसको जानें, उसको समझें और खुद अपने आप को उस नेचुरल ऑर्डर के अनुसार रहने के योग्य बनाएं, उसको फॉलो करें। प्रकृतिवादी स्पष्ट रूप से यह मानते थे कि समाज जो प्रकृति के नियमों द्वारा नियंत्रित होता है वह एक आदर्श समाज है और वह समाज जो सरकार द्वारा निर्मित नियमों के द्वारा शासित होता है, वो समाज जो सरकार द्वारा निर्मित नियमों से शासित होता है वह एक अपूर्ण समाज है। इस प्रकार से जो प्राकृतिक व्यवस्था या नेचुरल ऑर्डर की धारणा प्रकृतिवादियों की थी, उसमें नैतिक और धार्मिक दर्शन, फिलॉसफी प्रतिबिंबित होती है, पता चलती है। यानी कि प्रकृतिवादियों की प्राकृतिक व्यवस्था, नेचुरल ऑर्डर का जो आधार, जो बेस है, वो इथिक्स है, वो फिलॉसफी है। जो प्राकृतिक विधान प्रकृतिवादियों ने बताए, उनका स्पष्ट मानना था कि प्राकृतिक विधान मनुष्य की प्रसन्नता को बढ़ाते हैं। इसका उद्गम पवित्र और इसका क्षेत्र व्यापक है। प्रकृतिवादी प्राकृतिक व्यवस्था के 3 महत्वपूर्ण लक्षण हैं। वो नेचुरल ऑर्डर जो फिजियोक्रेट्स ने बताया, उसके 3 मेन फीचर्स हैं, 3 मेन कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। प्राकृतिक व्यवस्था का उद्देश्य जनता का सुख निश्चित करना है। प्राकृतिक व्यवस्था का उद्देश्य जनता की स्वतंत्रता पर किसी प्रकार का नियंत्रण लगाए बिना उसके अधिकारों में वृद्धि करना है। और यह व्यवस्था वाणिज्यवाद का विरोध करती है, यह व्यवस्था वाणिज्यवाद की विरोधी है। प्रकृतिवादी प्राकृतिक व्यवस्था और प्रकृति के संतुलन में विश्वास रखते थे और उनका स्पष्ट मानना था कि केवल स्वतंत्रता की दशा में ही व्यक्ति अधिकतम सुख प्राप्त कर सकता है, अधिकतम आनंद ले सकता है और आर्थिक मामलों में अधिकतम लाभ प्राप्त कर सकता है, केवल स्वतंत्रता की दशा में। अतः आर्थिक मामलों में सरकार द्वारा न्यूनतम हस्तक्षेप किया जाना चाहिए। हम कह सकते हैं कि प्रकृतिवादियों ने अबंध नीति की वकालत की। मिनिमम इंटरफेरेंस, नॉन इंटरफेरेंस ऑफ गवर्नमेंट। प्रकृतिवादी लिबरल पॉलिसी, उदारवादी नीति के पक्षधर थे, क्योंकि उनका मानना था कि सरकारी नियंत्रण और सरकारी विनियमन से मुक्त यदि उदारवादी नीति होगी तो उस उदारवाद की दशा में ही, उस स्वतंत्रता की दशा में ही व्यक्ति अधिकतम सुख प्राप्त कर सकता है और नेचुरल ऑर्डर का अधिकतम आनंद ले सकता है। क्योंकि नेचुरल ऑर्डर वह विधान है जो प्रकृति द्वारा, ईश्वरीय सत्ता के द्वारा दिया गया है और उसके अंतर्गत, उस व्यवस्था के अंतर्गत किसी भी प्रकार का मानवीय हस्तक्षेप, नियंत्रण या मानवीय नियमों की बात नहीं होनी चाहिए। क्योंकि जो समाज सरकार या मानवीय नियमों के द्वारा शासित होगा वह अपूर्ण समाज है। अब जो दूसरा प्रमुख विचार हमारे सामने आता है
वो नेट प्रोडक्ट है, शुद्ध उत्पत्ति। प्रकृतिवादियों का दूसरा प्रमुख सिद्धांत, दूसरा प्रमुख विचार शुद्ध उत्पत्ति। प्रकृतिवादी कृषि को सभी व्यवसायों में सर्वोच्च मानते थे। प्रकृतिवादियों के अनुसार जो कृषि व्यवस्था है वो कृषि मतलब भूमि जो प्रकृति के द्वारा दी गई है, ये नेचुरल ऑर्डर में है। जो भूमि है, जो जमीन है, वो प्राकृतिक व्यवस्था के अंतर्गत हमको ईश्वर प्रदत्त है, ईश्वरीय सत्ता के द्वारा दी गई है, प्रकृति के द्वारा प्रदान है। प्रकृतिवादियों ने इसीलिए कृषि को सभी व्यवसायों में सर्वोच्च माना और यह भी माना कि केवल प्रकृति, भूमि और कृषि में ही वह दम है जो अतिरेक उत्पन्न कर सकती। कृषि में मनुष्य प्रकृति के साथ काम करता है। ये बात देखिए नेचुरल ऑर्डर से कितनी बढ़िया जुड़ती है। हम कब खुश होंगे, हमें कब आनंद मिलेगा, हमें कब लाभ होगा आर्थिक चीज़ों से, जब ईश्वर के द्वारा दी गई प्रकृति, भूमि पर मनुष्य काम करेगा। यानी जब जो मानवीय क्रिया है वो प्रकृति के साथ तारतम्य में होगी तो कल्याण होगा मनुष्य का। इसीलिए कृषि को चूंकि ये कृषि व्यवस्था प्राकृतिक व्यवस्था का अंग है, इसीलिए कृषि को प्रकृतिवादी सर्वोच्च मानते थे, सभी व्यवसायों में सबसे अच्छा मानते थे। क्यों? क्योंकि उनका मानना था कि कृषि अकेले वो चीज़ है जिसमें शक्ति है कुछ उत्पादन देने की, कुछ आय देने की, और यह शक्ति किसी और चीज़ में नहीं है। शुद्ध उत्पत्ति के सिद्धांत में प्रकृतिवादियों ने आर्थिक अतिरेक के आधारभूत विचार का आरंभ किया। कुल उत्पादन हुआ, टोटल प्रोडक्शन, उस प्रोडक्शन को करने में कुछ लागत लगी, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। अब कुल उत्पादन से जो उत्पादन को तैयार करने में लागत लगी उसको हम घटा दें, माइनस कर दें, ये नेट प्रोडक्ट, ये शुद्ध उपज। कृषि केवल अकेला ऐसा क्षेत्र है जो अतिरेक या शुद्ध उत्पाद उत्पन्न करता है। प्रकृति के प्रचुरता के परिणाम के रूप में अतिरेक का विचार प्रकृतिवादियों ने दिया और इसी अतिरेक के विचार को हम शुद्ध उत्पाद का विचार कहते हैं। प्रकृतिवादियों के अनुसार वाणिज्य एवं उद्योग कृषि की ब्रांचेज हैं, वो कृषि पर आधारित हैं, क्योंकि कृषि उन्हें आवश्यक पदार्थों की उपलब्धता में सहायता करती है। शुद्ध उत्पत्ति का आकार समाज के कल्याण को दर्शाता है। नेट प्रोडक्ट जितना ज़्यादा होगा, सोशल वेलफेयर उतना ही अधिक होगा। कृषि के अतिरिक्त कोई भी अन्य क्षेत्र शुद्ध उत्पाद उत्पन्न करने की क्षमता नहीं रखता। व्यापार में, वाणिज्य में पहले उत्पादित वस्तुएं एक हाथ से दूसरे हाथ में स्थानांतरित होती हैं और कोई भी नया उत्पादन नहीं होता। उद्योग में कच्चे माल का रूपांतरण होता है, कच्चे माल से अंतिम वस्तुएं बनती हैं तथा अतिरेक उत्पादित नहीं होता। इस प्रकार से हैने का भी स्पष्ट मानना था कि आर्थिक विश्लेषण के विकास के लिए शुद्ध उत्पाद का विचार अत्यंत महत्वपूर्ण। प्रकृतिवाद अपने शुद्ध उत्पाद के विचार के कारण काफी प्रासंगिक इस मामले में हो जाता है क्योंकि उस समय की परिस्थितियों के आधार पर यह बड़ा स्पष्ट हो जाता है कि कृषि क्यों प्रमुख है,
क्योंकि कृषि अकेले ही वह क्षेत्र है जिसमें कुछ देने की क्षमता है, जिसमें शुद्ध उत्पाद प्राप्त कराने की क्षमता है। इस आधार पर एक तीसरा विचार, एक तीसरा सिद्धांत हमारे समक्ष आता है, जिसको हम धन का चलन, सर्कुलेशन ऑफ वेल्थ कहते हैं। धन का चलन, सर्कुलेशन ऑफ वेल्थ, इसे कैने ने एक आर्थिक तालिका के रूप में प्रस्तुत किया था और कैने की उस आर्थिक तालिका को हम टैब्लूए इकोनॉमिक नाम से जानते हैं। पुस्तकों में आपको एक संदर्भ मिल जाएगा। तो कैने ने जो प्रकृतिवादी विचारों को बढ़ाने में दो अग्रणी, कैने और तुर्गो में से एक थे, कैने ने एक आर्थिक तालिका दी, टैब्लूए इकोनॉमिक, और उस आर्थिक तालिका के द्वारा उन्होंने यह स्पष्ट किया कि धन का चलन समाज के विभिन्न वर्गों के बीच किस प्रकार से होता है। धन का चलन समाज के विभिन्न वर्गों के बीच किस प्रकार से होता है। प्रकृतिवादियों को आर्थिक विचारों में अर्थशास्त्रियों के प्रथम संप्रदाय के रूप में इस अर्थ में जाना जाता है कि प्रकृतिवादियों ने ही सबसे पहले वितरण की समस्या का विश्लेषण किया। फिजियोक्रेट्स were the first who discussed the problem of distribution. धन के चलन के साथ क्या जुड़ा है, धन का चलन कैसे होता है। तुर्गो ने एक सार के रूप में, एक निचोड़ के रूप में एक वाक्य कहा, जिस प्रकार शरीर के लिए रक्त संचार आवश्यक होता है, जिस प्रकार शरीर के लिए रक्त संचार आवश्यक होता है, उसी प्रकार देश के लिए धन का वितरण आवश्यक होता है। धन के वितरण की, धन के चलन को प्रदर्शित करने की जो तालिका प्रदर्शित की गई, उसके अंतर्गत कैने ने समाज को 3 वर्गों में विभाजित किया। प्रकृतिवादी प्रणाली समाज के 3 वर्गों के विभाजन को मानती है। पहला वर्ग उत्पादक वर्ग, और उत्पादक वर्ग में किसान आते हैं, किसानों का वर्ग आता है जो भूमि पर खेती करते हैं और जमींदारों को लगान अदा करते हैं। चूंकि भूमि कृषि ही उत्पादन करने की क्षमता रखती है, ओनली लैंड इज प्रोडक्टिव, इसीलिए लैंड पर जो काम कर रहा है किसान, अकेले वही उत्पादक वर्ग होगा, अकेले वही प्रोडक्टिव ग्रुप होगा। तो उत्पादक वर्ग में किसान आते हैं जो भूमि पर खेती करते हैं तथा जमींदारों को लगान अदा करते हैं। दूसरा वर्ग स्वामी वर्ग, और स्वामी वर्ग में भूमि स्वामी, लैंड ओनर्स, राजा, जमींदार इत्यादि आते हैं। स्वामी वर्ग के अंतर्गत जो ओनर्स हैं, जिनके पास मालिकाना हक है, उनको सम्मिलित किया गया, जैसे भूमि के मालिक, जैसे राजा, जैसे जमींदार, प्रॉपर्टी ओनर्स। तीसरा वर्ग अनुपजाऊ वर्ग, और अनुपजाऊ वर्ग में इसका एक और नाम है अनुपजाऊ वर्ग या अनुत्पादक वर्ग।
अनप्रोडक्टिव क्लास। फिजियोक्रेट्स ने इसके लिए स्टेराइल वर्ड का इस्तेमाल किया, स्टेराइल क्लास। और अनुपजाऊ वर्ग या अनुत्पादक वर्ग वो वर्ग है जिसमें वो सभी लोग सम्मिलित होते हैं जो कृषि के अलावा अन्य कामों में लगे हुए हैं। वे सभी लोग सम्मिलित होते हैं जो काम तो कर रहे हैं, कुछ काम कर रहे हैं, लेकिन कहाँ, कृषि के अलावा अन्य चीज़ों में। व्यापारी, कारीगर, घरेलू नौकर, सरकारी नौकर, चिकित्सक, वकील, शिक्षक आदि आदि आदि। प्रगतिवादियों ने अनुपजाऊ वर्ग को गैर उपयोगी नहीं माना। क्यों? क्योंकि वो जो काम करते हैं वो समाज के हित में होता है, समाज का उससे फायदा होता है। इसलिए जो अनुपजाऊ या अनुत्पादक वर्ग है वो गैर उपयोगी नहीं है। लेकिन फिर भी वो अनुत्पादक वर्ग क्यों है? इसलिए है क्योंकि वो कोई शुद्ध उत्पाद उत्पन्न नहीं करता, और शुद्ध उत्पाद केवल कृषि में उत्पन्न होता है। इसीलिए जो किसानों का वर्ग है, जो भूमि पर खेती करता है, केवल वही उत्पादक वर्ग है। तो तीन वर्ग: उत्पादक वर्ग जिसमें किसान, दूसरा स्वामी वर्ग जिसमें भूमिपति राजा, प्रॉपर्टी ओनर्स, और तीसरा अनुपजाऊ वर्ग या अनुत्पादक वर्ग जिसमें कृषि के अलावा अन्य कार्य को करने वाले लोग सम्मिलित होते हैं। इन तीन वर्गों में कृषक केवल उत्पादक वर्ग है, क्योंकि भूमि धन का एकमात्र स्रोत है। समाज को तीन वर्गों में वर्गीकृत करने के उपरांत कैने ने धन के चलन के विचार को एक उदाहरण के द्वारा समझाया। सभी धन यानी कि जो भी वेल्थ है, जो भी नेट प्रोडक्ट है, वो कौन जनरेट करता है? वो सारा का सारा जो भी नेट प्रोडक्ट है वो जनरेट किया जाता है उत्पादक वर्ग के द्वारा।